देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पीडीएम की धमकी, फौज के खिलाफ साजिश और इस्लामाबाद में पुलिस करती, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। वो रियासत जिसको माँ की तरह होना था, वो रियासत जिसको मदीने की रियासत होना था, वो रियासत जिसको अपने हर शहरी की जान की हिफाजत करना थी, वो रियासत जिसमें हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ उसकी आइन की पहली सतरों में लिखा गया, उसी रियासत ने आज अपने ही एक नौजवान की जान ले ली। 21 साल के नौजवान को सड़क पर गोलियां मार दी। इसी रियासत के एहलकारों ने मां के बजाय जल्लाद बनकर अपने ही बच्चे को कत्ल कर दिया। इस कत्ल को एक वाकया कहें, हादसा कहें या सानेहा समझें, ये सानेहा हो गया लेकिन अपने पीछे सैकड़ों सवाल छोड़ गया। ये सानेहा है पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद की मसरूफ तरीन सड़क श्रीनगर हाईवे पर पुलिस के जवानों ने सिर्फ गाड़ी ना रोकने पर नौजवान को कत्ल कर दिया। सानेहा हो गया लेकिन अपने पीछे सवाल छोड़ गया। गोलियों के निशान बताते हैं कि गोलियां पीछे से नहीं बल्कि सामने से मारी गईं। क्या नौजवान दहशतगर्द था? क्या नौजवान डाकू था? क्या वो वाकई भाग रहा था? सानेहा हो गया लेकिन अपने पीछे सवाल छोड़ गया। अगर नौजवान ने गाड़ी नहीं रोकी तो क्या उसको रोकने का तरीका यह था कि उसकी जान ले ली जाए? क्या उसका तरीका सामने से सीधी गोलियां मारना था? अगर गाड़ी रोकना ही मकसद था तो गोलियां टायरों पर क्यों नहीं मारी गईं? सानेहा गुजर गया लेकिन अपने पीछे सवाल छोड़ गया। उसामा नदीम सत्ती की गाड़ी पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 22 गोलियां मारी गईं। इन 22 में से 6 गोलियां उसामा को लगी। क्या यह वाकया एक डकैत के ताक़ुब करने का वाकया था या फिर सीधी सीधी ये टारगेट किलिंग है? सानेहा गुजर गया लेकिन अपने पीछे सवाल छोड़ गया। अब इन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या पुलिस जवाब देगी? क्या इस्लामाबाद पुलिस के निगरान वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद जवाब देंगे? क्या मुशीर दाखिला शहजाद अकबर जवाब देंगे? या वो तर्जुमान जवाब देंगे जो दिन में 4-4 बार टीवी पे आके सिर्फ ऑपोजिशन को चोर डाकू कहते नहीं थकते? ये सानेहा रोका जा सकता था। अगर सानेहा साहिवाल में बच्चों के सामने माँ बाप को गोलियां मारने वालों को सजा मिल जाती ना, तो ये सानेहा रोका जा सकता था। ये सानेहा रोका जा सकता था अगर इमरान खान अपने दावों के मुताबिक पुलिस में इस्लाहात कर देते। लेकिन हकीकत ये है कि सानेहा गुजर गया लेकिन अपने पीछे सवाल छोड़ गया। आज मैं प्रोग्राम में इस पे बात करूंगी और साथ साथ पीडीएम की जो हिकमत अमली है उस पर भी बात होगी। प्रोग्राम में हमें आज ज्वाइन किया है पीएमएलएन से मलिक अहमद खान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली मूसा गिलानी हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कवल शोजब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मलिक अहमद खान साहब, सर ये जो मैं भी बात कर रही थी, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ये हादसा, ये सानेहा हो सकता है, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सर ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, ये है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और फिर है एक मसरूफ तरीन सड़क जहाँ पे ये वाक़या हुआ। आपके ख्याल में इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है कि सिर्फ गाड़ी ना रोकने पर नौजवान को गोली मार दी गई? सॉरी, गोली नहीं, गोलियां मारी गई हैं। 22 है या 17 गोलियां हैं, जैसे किसी फौज ने हमला कर दिया था। ये एक बड़ा हीनियस ऑफेंस है, बड़ा क्रिमिनल एक्ट है और इससे ज़्यादा घिनौना जुर्म और हो नहीं सकता। और इस तरह के पेश आने वाले वाक़यात पे देखिए ना, अभी रिसेंटली मैंने शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू सुना, वो ज़िम्मेदार हैं वज़ीर दाखिला जी, तो उस पे उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस के सारे नहीं, देखिए मुजम्मत क्योंकि अभी रिसेंटली जब उनको बतौर वजीर दाखिला उनको ये ओहदा मिला, काबीना में ये पोजीशन मिली, तो उनकी जो पहली प्रेस टॉक थी तो उसमें उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद के वो सारे नाके के जो कि मरी की तरफ जाने वाले लोगों के मुंह सूंघते हैं, आपको याद होगा जो उनकी तलाशियां ले रहे होते हैं, तो मैं वो नाके हटा दिए जाएंगे। तो कैसा हटा है कि क्या पुलिस को अपना तलाशियां लेने से रोक के गोलियां मारने पे लगा दी है? तो ये तो एक अजीब सी बात हो जाएगी अगर मैं तो इसको मेरा ख्याल है देखना ये पड़ेगा कि सिस्टम में खराबी कहाँ है। राइट, मूसा अली गिलानी साहब, सर हम पंजाब पुलिस में ऐसे वाकयात देखते थे, अभी मलिक अहमद खान साहब भी जिक्र कर रहे थे ना कि मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, लेकिन लगता ये है कि जो पंजाब ये इस्लामाबाद की पुलिस है वो भी उसी नक्शे कदम पर चल निकली है। आपके ख्याल में ये जो नौजवान जिसको आज मारा गया है, इसको इंसाफ कैसे मिल सकता है? ये एक बहुत ही दर्द भरा वाकया आज पेश आया है और मैं छोटी सी सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि जब अली हैदर गिलानी को अमेरिकन्स ने बाज़याब करवाया जी, तो वो उसने जब हमें बताया तो उसने कहा कि जो अमेरिकन कमांडर था उसने अपनी अमेरिकन पॉलिसी बताई और उसने कहा कि हमारा असूल ये है कि एक गुनहगार जो है अगर वो भागता है तो वो भाग जाए, लेकिन हम किसी बेगुनाह को, कोई बेगुनाह का नुकसान हमारे से ना हो जाए। तो हम 10 बेगुनाह जो हैं, 10 बेगुनाहों के अंदर अगर एक गुनहगार भी भागता है
तो वो बेशक पर चला जाए कि उसकी आड़ में कहीं एक बेगुनाह का नुकसान ना हो जाए। तो आज इस वाक़े से ये बताएं कि अगर वो खुद गुनाहगार भी था, क्या ये तरीका था गुनहगार को रोकने का? बिल्कुल। अगर वो डाकू भी था तो ये तरीका था उस डाकू को रोकने का? और ये बताएं कि आपने सवाल किया कि जिम्मेवार कौन है, तो जिम्मेवार तो हमें हमारे वजीर आजम ने बताया था, हजरत उमर का वाकया और उनकी कॉल बताया था कि अगर दरिया के किनारे पर एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो हाकिम वक्त जो है वो जिम्मेवार है, अगर वो भूख से मर जाए तो। और अगर वो हाकिम वक्त के मताहत, इस्लामाबाद के वजीर आजम के मताहत पुलिस के हाथों मारा जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? बिल्कुल। ये सवाल जो है ये इसका जवाब जो है ये आप मैं हम सब जानते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के तो 10 थाने हैं टोटल। वो ये बच्चा जो है ना उसामा, इसके वाले साहब ये कह रहे हैं कि सीटीडी से उसका झगड़ा हुआ था अंदर रिफॉर्म्स नहीं कर और उस बच्चे को ये कहा गया था कि हम तुम्हें मजा चखाएंगे, चका दिया मजा। ये उनके वाले साहब बता रहे हैं। इन्होंने मतलब पुलिस जो है वो बदला लेने के लिए बैठी हुई है यहाँ पर। ये एक बड़ा सवाल है। ये तरीका कार है, हमने सुने थे कि झूठे केसेस बनते हैं। बिल्कुल। तो मैं जरा हुकूमत से मारने लग गए हैं ये इस पे मैं बिल्कुल, ये आपने सही सवाल उठाए हैं इस पे। कवल, एक बाप का जवान बेटा जो उसका सहारा था ना, वो इस्लामाबाद में उसको पुलिस ने गोलियां मार के मार दिया है। मुझे सिर्फ आपसे ये सवाल करना है कि हुकूमत उसके बाप को, उसके वालिद को क्या जवाब देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पारस एक अफसोसनाक वाक़या है और जिस तरह मलिक अहमद साहब ने बात की है, मैं उस पर यही स्टेटमेंट दूंगी कि देखें, एक इस्लामाबाद की पुलिस को ये नहीं है कि हर दफ़ा हर रोज़ इस तरह के कोई वाक़यात वो करते हैं, लेकिन आए दिन एक भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। मैं सिर्फ अपना आर्ग्यूमेंट दे दूं, काफ़ी अच्छा काम भी किया उन्होंने पिछले 2-3 सालों में, काफ़ी चीज़ें मैनेज की, बड़े बड़े इवेंट्स भी कराए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि एक माइंडसेट है। और ये आपने ठीक बात की है कि मतलब बदले का या इख्तियार जब आपके पास आ जाए या पावर आपके हाथ में हो तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। इस पर मैं अपनी मिनिस्ट्री में मैंने एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था और उसको हम आगे लेके जा रहे हैं कि एक मेंटल हेल्थ पे या एक साइकोलॉजिकल जो ट्रेनिंग के साथ आपने देनी होती है, अपने जो इस तरह के इदारे भी हैं और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में भी लोग काम करें ताकि पब्लिक के साथ उनकी डीलिंग में एक बैलेंस आए। और अगर इस किस्म के वाक़यात खुदा न खास्ता हों तो फिर उनको निशाने इबरत बनाया जाए, फिर उनके पेटी भाई उनकी मदद ना कर सके। मूसा गिलानी साहब को सिर्फ इतना कहूँगी कि देखें, 2-2.5 साल में हम तो पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन काश के आप भी अपने टेन्योर में ये करते। और लाहौर का वाक़या एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जो मुझे याद है, सानेहा साहिवाल का, लाहौर का भी एक ऐसा वाक़या हुआ था जो शायद पर्सनली देखें, हर वाक़या इनको भी इंसाफ हर एक वाकया अगर उसको आप नहीं स्टॉप करते हैं वो दूसरे के लिए हिम्मत देता है और उसका मौका उनको मिलता है। अब इस वक्त जो इस लेवल पे गए हुए हैं, इस एक्सट्रीमिज्म का जो माइंडसेट है, चाहे वो इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों का हो या दूसरी साइड पे बैठे हुए लोगों का हो, बतौर माशरा भी, बतौर हुकूमत भी और बतौर पॉलिटिशियंस या पॉलिसी मेकर्स, हमें इस सारी एक्सट्रीमिज्म को नीचे लेकर आना है। ये जो वाकया हुआ है ना, इस पे जरा आईजी इस्लामाबाद जो है उनका भी मौकफ ले लिया जाता है और उनसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की। एक दफ़ा तो आईजी साहब ने खुद अटेंड किया और फिर कहा कि मेरे पीआरओ से बात कर लें, और उसके बाद पीआरओ से बात करते रहे कि आईजी साहब से दोबारा राब्ता हो जाए, प्रोग्राम में उनसे बात कर ली जाए कि, लेकिन उसके बाद वो पीआरओ सिर्फ शर्मिंदा ही होता रहा क्योंकि अभी मीटिंग हो गई या बाकी मसरूफियात में वो मसरूफ रहे। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, अब जरा पीडीएम के हवाले से अगर बात की जाए तो सर, पीडीएम ने ये फैसला किया है कि अब तनकीद का जो रुख है वो फौज की तरफ होगा, चूंकि वो कहते हैं कि जो हुकूमत को मुसल्लत उन्होंने ही किया है वही मुजरिम हैं। और ये भी फैसला होगा कि जो लॉन्ग मार्च है आया उसका रुख इस्लामाबाद होगा या रावलपिंडी होगा। तो सर, क्या पाकिस्तानी अवाम को फौज के सामने उनके मुकाबले पे खड़ा करना चाह रहे हैं? बेसिकली जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस असल में मुद्दे का नाम है कि यानी जब आप ये तय करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट्स इम्पोज की हुई हैं, जो कि हर किसी को एक किरदार दिया हुआ है, उसका एक रोल मुतय्यन है, तो उसको जब कोई ओवरस्टेप करता है तो उसको रोकने के लिए हम अपनी इस जदोजहद की बात कर रहे थे। और हमारा इनिशियली मुद्दा भी यही था कि हमारी ये बात बड़ी आइनी तौर पे भी अपनी जगह पे एक वेट कैरी करती थी जी।
अच्छा, इसमें ये बहस मलिक साहब इसमें ये समझा दें कि ये जो फौज की तरफ रुख की बात की गई है कि तनकीद की जाएगी, सर ये कोई अपनी शर्मिंदगी या नाकामी मिटाना है या कोई फ्रस्ट्रेशन है कि इदारों ने हमारा साथ नहीं दिया और हम अपना सारा जोर लगा के भी इस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सके, इस हुकूमत को गिरा नहीं सके, लिहाजा अब हमने फौज से लड़ना है। जब आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो तब आप कहते हैं चाहे वो इंस्टीट्यूशन फौज का क्यों ना हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन अदलिया का क्यों ना हो, वो कोई भी ऐसा जिसका रोल कॉन्स्टिट्यूशन ने मुतय्यन किया हुआ है, डिटरमिन किया हुआ है कि उसने फौज का सियासत में हिस्सा नहीं होगा तो नहीं होना चाहिए, और अगर कोई हिस्सा होगा और उसके लिए आपको ये जदोजहद करनी होगी, यानी जैसे भी अब फॉर एग्जांपल ये ले लें कि जो नैब का इंस्टीट्यूशन है जी, उसके मुतालिक तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए काम कर रही है जी, तो उसका काम तो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था। तो इस तरह से जब आप ये बात करते हैं तो ये इसका मुद्दा ये होता है कि आप आइन की बालादस्ती के लिए और आइन की लिमिटेशंस में जिन जिन लोगों का जो रोल मुतय्यन है उसके मुताबिक काम करें, ताकि सर नैब में और फौज में फर्क है। और अगर आप कहते हैं कोई अपने किरदार से अपनी हद से आगे गया है तो मलिक अहमद खान साहब, क्या आपने लोगों ने कोई इंक्वायरी करवा ली है, कोई सबूत हैं इसके आपके पास, या सिर्फ अज्यूम कर लिया है और फिर आपने कहा कि अब इनको भी नहीं छोड़ना, आप डायरेक्ट तनकीद होगी इन पे? अगर आप ये सवाल करती हैं कि इंक्वायरी आपने कर ली, अब हमने देखा कि पंजाब की गवर्नमेंट जो थी 2018 में आखिरी 7 माह में एक पेनी नहीं खर्च सकी जी, तो क्या उसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन के गले में हाथ डालूं कि ये ऑर्डर आपने पास किया था? मैं क्या चीफ जस्टिस साकिब निसार को कहां लेकर जाऊं और उनसे पूछूं कि आपने 6 माह तक वो पिटीशन सुनी क्यों नहीं? यानी मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था ठीक कि मैं आखिरी दिन तक गवर्नमेंट हूं, तो 7 माह कबल जब वो रोक दी जाती है तो फिर उसमें ये ख्याल किया जाता है कि इसमें जो आपके सामने मामलात हैं वो आईनी हदूद के अंदर रहने चाहिए। ठीक है सर, मैं जरा इसके ऊपर बाकी सबका भी कमेंट ले लूं। अली मूसा गिलानी साहब, क्या कल जो कुछ मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी प्रेस टॉक में कहा है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर्फ ब हर्फ उससे मुत्तफिक है, उसके साथ खड़ी है, या आप समझते हैं कि मौलाना साहब कुछ ज्यादा ही कह गए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, हम लोग कतन भी पाकिस्तान के किसी भी इदारे को अपना हदफ नहीं बनाते, और हम तो इंस्टीट्यूशंस की जो है इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में बिलीव करते हैं और ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अंदर बिलीव करते हैं हम, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी हदूद में रहकर अपना चाहते आप बहुत अच्छा हैं। आपने देखा मौलाना साहब ने क्या कहा, यहाँ पर आप ये बात कर रही हैं, वो कह रहे हैं तनकीद होगी बराह रास्त, अब हम डिसाइड करेंगे इस्लामाबाद जाना है, लॉन्ग मार्च करना है या रावलपिंडी। मैं आपको, जब ये 2018 के इंतखाबात हुए तो ये बात ज़द-ए-आम हर शख्स के ज़बान पर आ चुकी थी, और आप यकीन करें कि जो फट्टे पर बैठा हुआ मुर्गी बेच रहा है वो भी हमें कहता है कि तुसी नहीं हरे, तौन तो हराया गया है। जहां पर 4-4 हज़ार वोटों का डिफरेंस हो जी, और वो जो बेंच है वो भी ना बन रहा हो, तो वहां पर अब अवाम को भी पता, एक चीज अफसोसनाक बात है, हम नहीं चाहते कि अवाम अपने मुंह से हमारे इदारों का नाम ले और कहे, लेकिन इस बात को हमें रोकना होगा। तो कैसे रोकेंगे? हमें अवाम जो है उसको पता है, आप और मैं हम ये नहीं छुप सकते, और अगर कोई ये छुपना चाह रहा है और इस कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली है कि नहीं अवाम जो है उसको कुछ नहीं पता, तो ये हमारी गलत फहमी है। क्या मूसा गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी और ये बात फौज पर फॉर्म होने से पहले से हो चुकी है, पीपल्स पार्टी क्या एलानिया तौर पे फौज पे तनकीद करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की है, और फिर बिलावल भुट्टो को धचका तो नहीं लगेगा जैसे कि गुजरांवाला में मियां साहब की स्पीच सुन के उनको धचका लगा था? हम किसी भी इदारे पर बिल्कुल तनकीद नहीं करते, हम एक फर्द वाहिद पर तनकीद करने का हक रखते हैं, और हम किसी इदारे को मलाइन नहीं करते। तो मौलाना के साथ नहीं आप मलाइन नहीं करते। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर जो वजीर आजम है हम उसको सिलेक्टेड कहते हैं, हम पार्लियामेंट की तौहीन बिल्कुल नहीं करते। अगर हमें अदलिया पर एतराज है तो उसके अंदर हमें हमारे एतराज़ात इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ हो सकते हैं। तनकीद की बात की है फौज पे, अगर लॉन्ग मार्च होता है पिंडी की तरफ, पीपल्स पार्टी साथ होगी उसमें? देखिए, हमने ये कहा है कि हम
फैसला करेंगे, और पीडीएम जो फैसला करेगी हम उसका हिस्सा है, और हम फैसला कंसेंसस के साथ करेंगे, जैसे कि हमने पहले कंसेंसस किया, हमने कंसेंसस बिल्ड किया कि हम ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे, तो हम लड़ेंगे। हम वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि कल और जो बातें एक जरदारी टीवी पर पूरी पीडीएम के ऊपर भारी पड़ गए। वाकई में आपने जो खुद फैसले किए अपनी सीईसी के अंदर, आपने वही बनवाए। आपने कहा इस्तीफे आप नहीं देना चाहते थे, वो अभी मामला हवा में लटक रहा है कि डिसाइड नहीं हुआ। आपने कहा ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, मान गई पीडीएम, आप सेनेट इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो खुश, वैसे पीपल्स पार्टी खुश होगी काफी इस बात से। ये बात जो है कि हम यहाँ पर इमरान खान को निकालने के लिए आए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ है, अच्छा। अवाम के ऊपर एक बोझ है। हम यहाँ पर ये नहीं सनसनीखेज खबरें देने के लिए है कि इस्तीफे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा तो है। ये जितने कार्ड दें कि हम सही वक्त पर, बड़े बड़े दावे किए, सही वक्त पर प्ले करेंगे। कहते हैं सर्द मौसम है इस्तीफों के लिए। देखिए हमारा जो हदफ है ना, हमने अपना हदफ अचीव करना है। हदफ अचीव करने के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है पीडीएम के अंदर, वो स्ट्रेटजी हमारे हदफ को अचीव करने के लिए हमने बनानी है, ना कि हमने ब्रेकिंग न्यूज या एक घंटे की खबर बनाने के लिए हमने नहीं करना। हम यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पर अवाम को वो वादे नहीं करने चाहिए जो आपके लिए मुकम्मल करना नामुमकिन हो। अवाम को छुटकारा दिलवाने के लिए निकले हैं। हम यहाँ पर खबरें बनाने के लिए या पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए नहीं निकले। आप खबर बनाते हैं। इमरान खान साहब आपने कहा था आर पार होगा, मैं वो कर दूंगा। आपने कहा था इस्तीफे एटम बॉम्ब हैं, आपने कहा था लॉन्ग मार्च करेंगे, आप लोग धरने की बात कर रहे हैं, आप ही खबरें बनवाते हैं फिर पीछे हट जाते हैं देने के लिए। हम छोटी सी लड़ाई के लिए ऊपर एटम बॉम्ब तो इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी। आखिरी ऑप्शन होता है, तो हम सही टाइम पर व्हेन द टाइम इज राइट हम तब देंगे। फिर 31 दिसंबर की डेडलाइन नहीं देनी चाहिए थी कि सारे अपनी क़यादत को इस्तीफे जमा करा दें। आखिरी ऑप्शन तो आखिर में इस्तेमाल होता है ना, डेडलाइन अपनी क़यादत को जमा करा दी है। अच्छा कंवल, इस्तीफे तो क़यादत के पास जमा हो गए हैं, जब क़यादत चाहेगी वो उसको यूटिलाइज कर लेगी। राइट। कंवल शोजब साहिबा, लगता है कि अब पीडीएम इदारों को दबाव में लाना चाहती है ताकि वो आपके पीछे से हट जाएं। मरियम नवाज ने भी कहा कि हम फौज को नहीं कह रहे कि इस हुकूमत को गिराएं, हम कहते हैं कि वो सिर्फ इसके पीछे से हट जाएं, आपकी हुकूमत खुद ही धड़म करके नीचे गिर जाएगी। देखिए जी, इनके तमाम जितने बयानात हैं ना, उनमें बहुत बड़ा बड़ा खुला तजाद भी है, बकौल इनके यूटर्न भी है, और बहुत बड़ा बड़ा सा झूठ भी है। मैं चीदा बता देती हूँ जी। मलिक अहमद साहब से शुरू करती हूँ। हम दोनों ने बात की है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जी। इन्होंने कहा जी हमारा टारगेट तो नैब है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा हुआ है, इनको भी मालूम होगा क्योंकि इन्हीं के बीच में साइन हुआ था। ये नहीं कहा जी, मैंने आपको बिल्कुल मुझे बात करने देना, मैंने चुप करके सुनी, मुझे अहमद साहब बात नहीं आपने कहा वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है, मैंने ये या शायद अब 2 सालों से शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये थोड़ी देखे ना, आप उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रही है ना। मैंने ये कहा कि जब इदारे गलत किरदार अदा करते हैं तो फिर उसके मुतल्लिक मैंने बात की। मैंने ये कि ये जो आप फौज की बात कर रही हैं और मैं कह रहा हूँ कि हदफ जो है वो नैब है। नैब एक आला-ए-कार है। अच्छा मुझे अब जरा बात करने देना जी, ठीक से। और ये नैब का जो आला-ए-कार है ना जी, ये 13वां इनका पोस्टुलेट है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो इन्होंने आपस में साइन किया 2006 में, और उस वक्त फरमाते हैं, सी इसका नंबर है क्लॉज, accountability of NAB and other ihtisab operators to identify and hold accountable abuse of office by NAB operators through perjury and perversion of justice and violation of human rights since its establishment। और DB इसी के बारे में बयान कर रहा है। तो इनकी 2/3 मेजॉरिटी थी। अभी 31 मई 2018 तक तो दूध शहद की नहरें बह रही थी, नैब भी ठीक काम कर रहा था क्योंकि ये खुद हुकूमत में थे। 2006 से इन्हें पता है कि ये मसले हैं। हम ब्लेम गेम में पड़े। अच्छा नहीं, ब्लेम गेम नहीं है, ब्लेम किया ना उन्होंने कहा हमारा हदफ इमरान खान है, हमें पता है आपका हदफ इमरान खान है, इसलिए कि ये 34 अमेंडमेंट सिर्फ इमरान खान है जो नहीं मानते 38 में से इसी नैब की। तो हम जब कहते हैं कि आप NRO मांग रहे हैं और ये मुसल्लत कर दिया है हम पे इस हुकूमत को, मैं उसका भी बता रही हूँ, प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, और इससे फायदे किसको पहुंचने हैं, वो ये पूरे का पूरा चट्टा कट्टा है। अगर ये नहीं मिलता तो इस्तीफा दो, इमरान खान को हटा दो। अच्छा आप कह रहे हैं सिलेक्टेड है, चले हम मान लेते हैं सिलेक्टेड है, तो फिर तो आप भी सिलेक्टेड हैं सिंध में। ये तो नहीं हो सकता कि एक इलेक्शन जाली हो। जा रही थी हमारे पास, सुने पारस, सारा इलेक्शन जाली था, लेकिन बीच में से दूध के धुले हुए और सारे फरिश्ते निकल आ गए, वो सिंध में बैठ गए। जहां जहां से ये जीत गए वो दूध के धुले हुए थे। और ख्वाजा आसिफ अगर एक शख्स वाहिद आर्मी चीफ को फोन कर करके रात को चीखे मारे थे, हाय मुझे बचा लो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली हो रही है, और वही शख्स पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने धांधली करा दी, तो जरा सोच लें कि बेसिकली आप किसको ब्लेम करना चाह रहे हैं। मसला ये है कि बेबसी में ना इंसान और स्ट्रेस में ऐसे ही मिसफायर करता है।
निशाना कुछ होता है, जाता कहीं है। जो इनकी कैलकुलेशन थी ना वो ये थी, मैं अभी आपको बयान कर देती हूँ। पीपल्स पार्टी ने तो किया था, एक तुक्का लगाया था, उन्होंने कहा मरियम बीबी और मौलाना मिलके अगर मोमेंटम क्रिएट कर गए तो हम बीच में बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे। ठीक। जब उन्हें नजर आया कि बंद गली में पहुंच गए, उन्होंने फौरन यू टर्न ले लिया। इन्हीं जाली असेंबलियों के लिए आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हाँ, इन्हीं जाली असेंबलियों में आने के लिए आप सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और भरपूर तरीके से आपने इलेक्शन कमीशन को लिख भी दिया है। अच्छा, रिफॉर्म्स की तरफ आते नहीं, इस इलेक्शन के प्रोसेस को ठीक करने आते नहीं। वो भी हम करेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ भी आएंगे। एक सेकंड, ये 23वां नंबर है पीपल्स पार्टी नून लीग का दिया हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। 23वें नंबर पे कहते हैं टू प्रिवेंट करप्शन एंड फ्लोर क्रॉसिंग बैक इन 2006 ऑल वोट्स फॉर सेनेट एंड इनडायरेक्ट सीट्स विल बी बाय ओपन आइडेंटिफाइएबल बैलेट्स। ठीक। और आप मुकर गए। राइट। वजीर आजम मैंने असल में मैं आपको बता दूं, ये डेमोक्रेसी के जो चार्टर बनाते रहे ना, चाहे पीडीएम के नाम से बनाए, चाहे सीओडी के, ये लिखी लिखाई किताबों से निकाल लेते हैं ड्राफ्ट। फौज के खिलाफ करना कराना जीरो। और जो पीडीएम है उसको बैरूनी फंडिंग हो रही है। मैं उस पे भी आपको बता दूं, यूरोपियन डिसइंफो लैब ने जिन भारतीय वेबसाइट का पर्दाफाश किया वो पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास कोई सबूत है पीडीएम के खिलाफ तो आवाम के सामने रखे ना। ये वक्त है, कब रखेंगे? आपसे बातें करनी है। हमारे तो सबूत अब आ रहे हैं। ये जो तहरीक, मैं बता रही हूँ, एक मिनट, ये कह रहे हैं जी 4-4 हजार से, मैं कहती हूँ 33 वोटों से भी हमारा बंदा हारा है। हमारा बंदा हारा है। और आरटीएस का फायदा इनको हुआ क्योंकि सारे बंदे लगाए हुए इनके थे हर इदारे में। अच्छा। इलेक्शन कमीशन में भी, नैब में भी, प्राइम मिनिस्टर इनका था, लीडर ऑफ अपोजिशन भी इनका था। इन्होंने कंसल्टेशन कर करके बंदे लगाए। और अगर आपने कहा एक जरदारी सारी पीडीएम पे भारी, एक दिन वो कहते हैं जेलें भरो, दूसरे दिन नैब जो है वो एक्टिव होकर ख्वाजा आसिफ को ले जाती, तो आप जाके जरदारी साहब से पूछ लेते हैं, उनका तो नहीं है कोई और सोच लानी होगी इमरान खान को निकालने के लिए। 2-2.5 सालों बाद शोर मचा मचा के वो थड़े पे तो बेचारों को जिनको आपने बिठाया हुआ, उन्हें जो कहेंगे वो आपका वोटर होगा, आपको देख के कहेगा मुर्गी वाला जी थानू वोट नहीं पाए, थोड़े किसी ने चोरी कर लें। आप अदालतों में जाइए और जाके सबूत दें जैसे हमने दिए थे। ठीक। और फिर आप शोर मचाएं, हम जो चोर की सजा वो हमारी अभी वो तहरीक आदम एतमाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में। जरदारी साहब ने गड़ी खुदा बख्श में कहा है कि सोच बदलनी होगी, तरीका बदलना होगा, 13 दिसंबर को निकालना है जेलों। 13 दिसंबर को जितना बड़ा जिन्नात का जलसा इन्होंने करके दिखा दिया ना, जो मुझे आपकी ड्रोन्स को नजर नहीं आया, हमें ये खुली आंख से भी नजर नहीं आया। राइट। इसी तरह की ये ले आए, मलिक अहमद नो कॉन्फिडेंस ले आए। जिस तरह अभी पीडीएम बेचारी इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही के साथ नहीं है, वो पीडीएम के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। मेरे से ज्यादा पॉलिटिकल अदवार देखे, सेनेट के इलेक्शन आने वाले, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं। हाँ। सेनेट भी हम कंटेस्ट करेंगे और ये नो कॉन्फिडेंस 6 दफा भी ले आए तो ये हारेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे आप? तो कहा है हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करो, हमने तो कहा है। इनके 10 वोट गए थे, इन्होंने क्या किया? ये तो 2006 से कह रहे हैं, नाकाम बनाएंगे। ये तो 2006 से कह रहे हैं कैसे नाकाम, और हम जब कहते हैं कि करो तो ये मानते नहीं है। मलिक अहमद खान साहब, हमारे दादी हमारे साथ इंटैक्ट हैं, सारे नाराज हैं, सबको रिजर्वेशंस हैं, कोई एक भी खुश नहीं है आपसे। आप कहते हैं उनका इत्तेहाद मुर्दा है, अपने इत्तेहाद को देखेंगे ना पलट जाएगा। ना बाहर निकले, ना उन्होंने सड़कों पे जाके नारे लगाए। अख्तर मेंगल साहब छोड़ के चले गए हैं, पीडीएम का हिस्सा बन गए हैं। देखिए अख्तर मेंगल साहब की क्या बातें, धमकियां दे रही है आपको, के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करी। उनके वालिद साहब की हुकूमत गिराई थी पीपल्स पार्टी ने और उनकी हुकूमत गिराई थी नून लीग ने। फिर भी वही इकट्ठे हो, ये बातों का आपने मलिक अहमद खान साहब, देखिए इत्तेहादी बनाना हमारी उस वक्त मजबूरी थी, स्ट्रैटेजी थी। हाँ, 4-5 लेकिन उसके बगैर भी हुकूमत खड़ी है आपकी। और हम 2023 तक इंशाल्लाह खड़े, अगली दफा 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे। मलिक साहब, अभी कंवल ने बात की आपके लाहौर के जलसे की भी कि वो उस तरह नहीं हो सका या आप कर सके जो एक्सपेक्टेशंस थी। सर, ये इस बात को आप तस्लीम करते हैं कि आपकी जद्दोजहद में अब वो तेज़ी, वो शार्पनेस नज़र नहीं आ रही है और नाकामियां भी आपको काफ़ी फेस करना पड़ी हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ है लाहौर के जलसे से और उसके बाद ये आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ इख्तलाफात की खबरें आई। एक जुमला सिर्फ सुन लीजिए, मलिक साहब ने बीच में थोड़ा सा मुझे माजरत के साथ, उसकी रीजन यही है जो इनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी आर्मी सेंटिमेंट है, उसी की वजह से ये नाकाम है। जी मलिक साहब, जब ये मैं कहता हूँ कि नैब की आलाकार वाली बात, तो मैं इसलिए कहता हूँ ये जो प्री पोल अरेंजमेंट होते हैं अब वो पोस्ट पोल अरेंजमेंट में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक। अब वो मैं नहीं कह रहा, वो कैसे मैं नहीं कह रहा कि चेयरमैन नैब ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया आज तक तरदीद नहीं उसकी आई, और जब वो उन्होंने इंटरव्यू ये दिया कि जो मुकदमात हैं वो मैंने सिर्फ अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स के खिलाफ बनाने हैं जी, और हुकूमत के अरकान के खिलाफ मुझे तो अपनी पार्टी से गिला है। जब ये पहली सूरत जावेद चौधरी के इंटरव्यू वाले मामले पे मैंने आई टुक द पोजीशन पर्सनली एंड आई सेड कि इसका रेजिग्नेशन डिमांड करें जावेद इकबाल का, तो आई लुक बैक, मेरे साथ तो पीछे बंदा ही नहीं खड़ा था।
अब रही बात कि पीडीएम की जो एक मूवमेंट है, देखिए वो एक नजरियाती असास है उसकी, और अगर वो एक ऑपरेशन के खिलाफ बात है तो वो बिल्कुल बड़ी कामयाब होगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ होगी। और अगर यहाँ पर ये सवाल उठे कि उसके अंदर जरूर होगी, उसके लिए वक्त दरकार होता है। ये पीडीएम जब फॉर्म हुए तो इसको भी 2-3 माह हुए, ये मोमेंटम गेन करेगा जी। कैसे करेगा? इनकी नॉन डिलीवरेंस पर, इस ऑपरेशन के खिलाफ, इन ज्यादतियों के खिलाफ। आज एक गरीब आदमी के घर का चूल्हा चलाना मुश्किल है जी। आज आपकी मईशत बिल्कुल बर्बाद है, और एक प्रोपोगेशनिस्ट रजीम है। सिर्फ वो लोग हैं जो टेलीविजन पर आके 7 से 11 बशमूल इमरान खान और उनके वो तमाम लोग जो एक अरेंजमेंट के ताबे आके सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये हुकूमत, सर जरा मुझे एक बात बता दें, मैं फिर ब्रेक लूं। प्रोपोगेशनिस्ट रजीम के तौर पे मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, चूंकि मैंने कंवल जोसेफ से तहरीक अदम एतमाद का भी सवाल किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हामी है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आना चाहिए, लेकिन आपके राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 10-12 लोग हैं, ये हुकूमत बड़ी इजीली उनको मैनेज कर लेगी। क्या नून लीग सोच रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? चूंकि मियां नवाज शरीफ ने आज ये कहा कि अगर हम सोचते हैं तो फिर तो एस्टेब्लिशमेंट की मदद लेनी पड़ेगी इसके अंदर। नहीं, ये बिल्कुल इसकी हमने बड़ी तरदीद की है। मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ इस मनसूब खबर की तरदीद आई है जी। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें ना, अगर आपने ये सवाल, क्योंकि आज आपके बड़े स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट यू, कि आप बात को बड़ा सीधा करती हैं। थैंक यू। देखिए, तहरीक अदम एतमाद अगर मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि उन्होंने इन हाउस चेंज लानी है, तो उसके लिए बुनियादी तौर पे पहले तो हम ये तस्लीम करेंगे ना कि सिस्टम के अंदर रह के हम इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, चाहे हम तहरीक अदम एतमाद के लिए एक इंडेवर करें। तो पीपल्स पार्टी के साथ हमारा अभी इन चीज़ों पे गुफ्तो शनीद हो रही है। वी विल कम टू सम पॉइंट, किसी कंक्लूजन पे आएंगे। और अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलके पंजाब में ये फैसला कर लेते हैं तो उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत तो बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं, एक झटके की मार। लेकिन सर पीपल्स पार्टी को बड़ा बैड एक्सपीरियंस है तहरीक अदम एतमाद का। मैं ब्रेक के बाद जरा मूसा गिलानी से इस पे बात करती हूँ। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ पे। अच्छा, ये मूसा गिलानी साहब, ये पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत का मुकाबला करने से आप लोगों की क्या मुराद है? क्या आपने सिर्फ सेनेट इलेक्शन लड़ना है या फिर तहरीक अदम एतमाद भी लेके आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकियों को कन्विंस करेगी इस पे? कमल को उनकी बात का एक शेर में जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रही थी कि इत्तेहादी जो है वो हमारी जरूरत थी जी, तो इनको मैं ये कहूँगा कि जरूरत तोड़ देती है गरूर बेनियाजी को, जरूरत तोड़ देती है गरूर बेनियाजी को, ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि बहुत मजबूरियां हैं आपके इत्तेहादियों की भी और आपकी भी बहुत मजबूरियां हैं। और जहां पर आपने भांप ली हैं सारी और अब आप उनसे फायदा उठाएंगे। जो आप अदम एतमाद की बात कर रहे हैं जी, ये एक आइडिया अभी प्रॉपरली फ्लोट नहीं हुआ, इस पर अभी गुफ्तो शुनीद होनी है जी। और वो हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ही करेंगे। और हम एक पीपल्स पार्टी का एक क्लियर मौकफ ये है कि हम किसी को भी क्लियर वॉक ओवर नहीं देना चाहते। ठीक है ना हम सेनेट में देना चाहते हैं। देखें, पंजाब के अंदर सर, वैसे मुझे आपकी ना एक बात पे यकीन नहीं आता। सीट पे बनने हैं। आप कहते हैं कि हम, एक मिनट, आप कहते हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हम फैसले करेंगे। सारे फैसले पीपल्स पार्टी खुद ही अपनी सीईसी में कर लेती है। पहले आपने कहा कि हम सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफा देंगे, सीईसी का फैसला। अब सीईसी में फैसला किया, इस्तीफे अभी नहीं देंगे, अभी जिमनी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, हमने कोई जगह नहीं छोड़नी। ये पीडीएम को तो लगता है वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तक महदूद रखा हुआ है जलसे जुलूसों के लिए। आपने कमर जमान कायरा साहब एक दफा एक स्टेटमेंट देते हैं, अगली दफा नहीं ली। हम अपना मौकफ, हम अपना पॉलिटिक्स और जो आप सारे हम सारे जो इकट्ठे हुए हैं, हम एक दूसरे को कन्विंस करते हैं दलील के साथ। पीपल्स पार्टी के ऊपर शक करते हैं कि हमारे साथ बैठती है, फैसले करती है, लेकिन फिर सोचती सिर्फ अपने बारे में, अपना काम निकालना चाहती है, फिर साइड पे हो जाती है। और ये सब आपकी शक्लें या आपको देखते रह जाते हैं। ये तो वैसे टीवी एंकर्स को और बाकी लोगों को ये बात सुनने में अच्छी लगती होगी कि मौलाना साहब के चेहरे पे मायूसी देख के बता रही हूँ। देखिए, पंजाब के अंदर आप एक छोटा सा देख लें, पंजाब के अंदर 7 जनरल सीट्स हैं। अगर आप रेशो देखें तो वोट का रेशो देखें तो जो गवर्नमेंट है उसका 4.06 सेनेटर्स बनेंगे और जो वोट्स हैं उनके पास
और अगर रेशो देखें तो, और ऑपोजिशन की जो सीटें हैं 172 है गालिबन, तो उनका बनता है 3.65। तो जो 3 है वो 4 जरूर हो सकता है, और क्योंकि आजाद उम्मीदवार भी बीच में है जी, जो कि अभी आजाद हैं, तो अगर हम नॉर्मली भी देखें तो 4 और 3 का फर्क है। किसको नुकसान होगा इसका? नून लीग को होगा। और अगर ये क्लियर वॉकआउट हम नहीं देना चाहते किसी को, हम यहाँ पर, और वो सेनेट एक परमानेंट हाउस है, और आप ये देखें कि हम इनकी ख्वाहिशात कभी नहीं पूरी होने देंगे। इसलिए तो मैं आपको पहले मैंने कहा कि हमने अपना हदफ अचीव करना है, और हमें अवाम ने हदफ दिया हुआ है कि इस हुकूमत को हटाना है जो कि नाअहल है, जो कि नालायक है, जिससे अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। पारस, आपको भी इस चीज का पता है। आप मुझे बताएं, जब आपके घर में बिजली का बिल आता है तो आप क्या सोचती होंगी? हमें भी जब आपको पता लगा कि न्यू ईयर नाइट पर आपको हुकूमत ने 3 रुपए पेट्रोल महंगा करके तोहफा दिया, और 15 दिसंबर को भी पेट्रोल महंगा किया, 1 जनवरी को भी महंगा किया, तो आप मुझे बताएं क्या आप एलपीजी, तो अभी हमें अवाम ने क्लियर मैंडेट दिया इमरान खान को हटाने का। अच्छा। हम किसी इसके जज्बात के अंदर या तैश के अंदर आकर अपना नुकसान किसी तरीके से नहीं करेंगे। आपकी बातों से मैं ये समझूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, हर जगह हुकूमत को टफ टाइम देगी, और सेनेट इलेक्शंस के बाद फिर जो भी फैसला होना होगा, आया आपने इस्तीफे देने हैं, आपने लॉन्ग मार्च करना है, उसके बाद वो आप करेंगे। उस वक्त तक आपकी ये मूवमेंट में जान रहेगी। ऑप्शन है, और पीडीएम के अंदर बहुत जान है। आप कल बहावलपुर में भी रैली हो रही है, हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। अवाम जो है वो हमें कह रही है कि आप हमारे साथ निकलें, और आप देखेंगे कि जो लॉन्ग मार्च होगा उस पे आपको, जिनको लाहौर के जलसे पे शक है, आप लाहौर में इलेक्शन करा लें और देख लें लाहौर में क्या पोजीशन है। आपने इमरान खान साहब ने सीट छोड़ी थी, साद रफीक साहब जीत गए थे। तो ये जो जलसे की बातें हैं ना, ये बातें बड़ी टीवी पर आप पॉइंट्स कह सकती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन के पास वोट नहीं है? मूसा साहब को हमने उस वक्त भी कहा था शो ऑफ हैंड करवा दें। जी, कब कहा था? आप मानते ही नहीं है उसके लिए। सिर्फ इतना बता दूं, लाहौर से सेनेट के इलेक्शन में 11 एमएनएज सूट नहीं करता था। एक सेकंड, आपने कहा कि सीक्रेट बैलेट होगा, क्योंकि आपको तो अब जवाब भी सुन लेना, और सपोर्ट चाहिए। जवाब सुन ले। आपका हदफ जो है ना, वो इंशाल्लाह हमें पता है पहले दिन से हदफ क्या है। हमारे भी हदफ पे आप बहुत सारे साथ ही थे ना सेनेट के लास्ट इलेक्शन में, ये आपके। हाँ सुनिए एक मिनट, ये काश आप अपने हदफ पूरे कर लेते तो हमें निकलना ही ना पड़ता। आप लोग 35 सालों में नहीं कर सके, हम ही करेंगे, इसलिए तो हम निकल रहे हैं। अब इनसे क्या बात आपने हदफ किया था 1 लाख दफा, फिर आपको बोलने नहीं दूंगी। 1 करोड़ 50 लाख घरों का, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। अब आप हौसले से सुन लें, बताइए, सुन लें। 11 एमएनएज नून लीग के लाहौर शहर से, और तकरीबन कितना 10-10.5 लाख का वोटर है इनका। स्टैटिस्टिक्स पढ़े में निकाल के देख लें और जलसे के हालात चेक कर लें। ठीक है जी। इमरान खान साहब को जब वहां से वो इलेक्ट नहीं हुए थे, जब हम अपोजिशन में थे, हमारी एक सीट थी NA 125 से, तब भी इससे 6 गुना बड़े जलसे। नून लीग का वोटर जलसे में नहीं आता, उसका मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। अब वो ना वोट में जलसे में आएगा, ना इन्हें वोट देगा, ये भी लिख के रख लें। अच्छा, बाकी जो नजरिया करप्शन के तहत इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन होता है ना, वो ऐसा ही होता है जैसा इनका हुआ है। ये अपना मतलब पूरा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये कहाँ दुनिया में लिखा है कि 20 सितंबर को आप पीडीएम का एक पहले चार्टर पेश करते हैं, उसमें 26 निकात रिटर्न देते हैं, उनकी मर्जी, और फिर उसके बाद पहले रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं, बाद में कहते हैं हम सीईसी से पूछ के बता देंगे, जब हमें जो सूट करेगा हम वही बताएंगे। तो आपने जब पहले लाएमल लिख के पेश किया था, उस वक्त आप कन्विंस नहीं थे, आपको पता नहीं था कि सेनेट के इलेक्शन आने। आपको ये इन असेंबलियों में जिनके आप 6-6, 7-7 दफा मेंबर्स रह चुके हैं, आपको नहीं पता कि इसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं। जब इत्तेहाद, मैंने तो कहा आपको कि जब नजरिया करप्शन हो और इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन हो, तो फिर एक मुजरिम दूसरे को कम ही कंधा देता है। मुज़ाकरात की तरफ आए कवल। सुने मेरी बात, सुने, मैंने उनकी पूरी सुनी, अब मेरी सुने पारस जी। जरदारी साहब ने एक स्ट्रोक लगाया अपनी तकरीर में, इनकी 2.5 महीने की चूं चां ची सब खत्म कर दी। उन्होंने कहा भाई हमसे सीखो, ठीक है। दूसरा, उन्होंने बता दिया कि इतना अरसा जो तुम
गले फाड़ फाड़ के नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर की हुकूमतें भी गिराते रहे, बैक स्टैबिंग भी करते रहे, डेमोक्रेसी के नाम पे सत्यानाश भी किया, इनके वालिद साहब की हुकूमत भी गिराई जी, उससे अगले आने वालों के खिलाफ भी गए। ये क्रेडिट है नवाज शरीफ साहब का कि सिवाय अपनी हुकूमत और शाहिद खाकान अब्बासी जो उनके बाद में सिलेक्टेड वज़ीर आज़म उन्होंने रखे थे, उसके अलावा बाकी सारी हुकूमतों को गिराने का क्रेडिट वाहिद डेमोक्रेटिक नवाज शरीफ साहब को जाता है। तो उन्होंने तो अपना हिसाब बराबर कर लिया और जो अनहोली अलायंस इनका हुआ वह, मैं आपको बता रही हूँ 180 डिग्री ऑपोजिट इनकी रही है। क्या ये बेहतर नहीं है कि अब आप सब टेबल के ऊपर आ जाएं? आपके इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन भी ये बात कर रहे हैं, फंक्शनल लीग ने भी कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो एंड रिजल्ट मुज़ाकरात ही होता है। एंड रिजल्ट मुज़ाकरात जरूर होंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आपको भी जवाब में कहा, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे होंगे, चार्टर होगा सिर्फ पाकिस्तान। और एक चीज और, पिंडी के बारे में अगर ये धावा बोलने की बात करेंगे तो जो उन्होंने फरमाया आइन की सबस बुक है उसमें आर्टिकल 6 है, बड़ा क्लियर इंडिकेशन रोकेंगे आप, सख्ती करेंगे? हम नहीं, स्टेट कहती है। हम तो देखे गवर्नमेंट आने जाने वाली है, सिंध की गवर्नमेंट है, आ सकती जा सकती है। वो कह रहे हैं हम रावलपिंडी जाएंगे, इस्लामाबाद जाना है, लॉन्ग मार्च कहां लेके जाना है, मुनाफी ही है कि आप फौज को जो आपके किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं कह रही, आप कह रहे हैं क्यों नहीं दखल अंदाजी कर रही? आप क्या करेंगे? आप इस इलेक्टेड डेमोक्रेटिक हुकूमत को गिराएं और हमें उसी तरह ले आए जैसे माजी में कभी आया करते थे। क्या करेंगे अगर इस्लामाबाद गए? अभी तो मैं आपको इतना बता दी हूँ कि ये जो इस्तीफे और पीडीएम, मैं बता रही हूँ, कोई रोड मैप कहीं भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट सुन लेना। लीमू का अचार डलता है ना और उसको ऑयल में डाल के धूप में रख देते, इसी तरह इन्होंने अपने इस्तीफे अपने चेयरमैन को बकौल इनके दे के धूप में रखवा दी क्योंकि वो इस्तेमाल ठीक है। ओके, मलिक अहमद खान साहब का जितना इनकलाब था वो हो गया है इस वक्त फ्रीज। दूसरी बात ये, एक सिर्फ लास्ट, टाइम खत्म हो रहा है, मैं एक लास्ट कमेंट ले लूं उनसे। दोनों की पूरी बातें सुनी है, ये पीडीएम है, ये इकट्ठे हैं, आपके साथ खड़े हैं ना, तो उनका हमारे साथ खड़े। मैं इतना बता दूं, हुकूमत काम ज्यादा करती है, बोलती कम है, ये उल्टा होता है, यहाँ हुकूमत बोलती है। ये जिस किस्म के हमारे ओपोनेंट्स है ना 11-12 जो सारा टाइम सिर्फ बोल बोल के लोगों को हरासा करने की कोशिश करते हैं, जवाब मैं जरा अच्छी बात करना चाह रही हूँ आखिर में। आपको डेट्स मिलेंगी लॉन्ग मार्च की भी, इस्तीफों की भी, उसके साथ ईयर मेंशन नहीं होगा। राइट, मलिक अहमद खान साहब क्या ऐसा ही होगा? और दूसरी बात सर, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की इस वक्त बड़ी बात हो रही है, जरा इस पे अपना कमेंट कर दें, चूंकि कल पीडीएम के इजलास में फैसला हुआ है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग का इख्तियार अब सिर्फ पार्टी क़यादत के पास होगा। इसका मतलब ये है कि आप लोग हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं? अच्छा देखिए परस, ये जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग है ना, इसकी बड़ी डिफरेंट कॉनोटेशन है। ये इनिशियली मैं खुद भी इसका एक बड़ा एडवोकेट रहा हूँ। ये इसकी आज की इस गवर्नमेंट की और इस गवर्नमेंट के खात्मे की और इस पॉलिटिकल स्ट्रगल की, इसको इस कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ रखें। ग्रैंड नेशनल डायलॉग बेसिकली जब इनिशियली मियां नवाज शरीफ साहब ने इस पे बात की, सर थोड़ा टाइम कम है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की अगर कोई शक्ल हो सकती है तो यही हो सकती है कि आप आइन के आइन की उन हदूद में जाने की बात करें, ठीक, और जहाँ पर कहीं ओवर स्टेपिंग होती है उसको रोकने की बात करें। तो उसमें तो वो तमाम अदारे हैं जिन पर आज तक 70 साल में जी, अगर मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई शॉर्ट कमिंग है तो उस ग्रैंड डायलॉग में सामने आए। तो इस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो आज इस गवर्नमेंट के साथ इस ऑपोजिशन का बन चुका हुआ है जी, तो उसमें तो इनके साथ तो बातचीत भी मुमकिन नहीं है। चे जाए कि ग्रैंड डायलॉग, वो तो दूर हो जाएगी बात। ओके, अच्छा, तो मुमकिन नहीं होगा। ग्रैंड डायलॉग तो एक अदारा जाती डायलॉग की बात है, वो इस हुकूमत के साथ डायलॉग की बात। ठीक, मूसा गिलानी साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से यानी इमरान खान से डायलॉग के लिए तैयार है? हम वो फैसला करेंगे जो कि पीडीएम करेगी, ये बहुत क्लियर है। कोई यहाँ पर इस वक्त सोलो फ्लाइट हम नहीं लेंगे। पीडीएम वो करेगी जो आप सीईसी में करेंगे। इस तरह के मामला सिर्फ पीडीएम की क़यादत के साथ, मशावरत के साथ होंगे। सर फिर वो पीडीएम वो फैसला करेगी ना जो आप सीईसी में करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये वो करेंगे जो सरदारी साहब कहेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्लियर बाद में सारी पीडीएम से भी वही करवाएंगे, वही होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मूसा अली गिलानी साहब, अली अहमद खान साहब और कवल शोज़र प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। भारत जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।